6 सितंबर 1965 भारतीय सेना सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट तक घुस चुकी थी। भारत की ये कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठ का परिणाम थी। जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर छीनने के लिए निकला था, उसकी हालत कुछ ही दिनों में लाहौर तक गंवाने की हो चुकी थी। कश्मीर की ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ और राजस्थान के चिलचिलाती रेगिस्तानों तक भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 1.5 महीने तक जबरदस्त लड़ाई जारी रही। एक तरफ भारत था जो 3 साल पहले ही 1962 में चाइना से जंग हार चुका था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान था जो अमेरिका से एडवांस वेपन्स खरीद कर हवा में था और 17 सालों से कश्मीर छीनने के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए बेचैन था। पाकिस्तान द्वारा थोपे गए इस भीषण युद्ध में पाकिस्तान के पास भारत से कहीं ज्यादा बेहतर हथियार और लड़ाकू विमान थे, लेकिन भारतीय फौज ने अपनी बेहतर रणनीति, अदम्य साहस और मजबूत इरादों से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया था। भारतीय सेना में ये जज्बा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भरा था, जिन्होंने बीच युद्ध में देश को संबोधित करते हुए कहा था, तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। भारतीय सेना ने न केवल भारतीय सीमाओं में घुस आए पाकिस्तान को जोरदार टक्कर दी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना ने 2 तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए कुछ ही दिनों में उसके कई जरूरी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट बुर्की विलेज भी शामिल था, जिसे कब्जे में लेकर इंडियन आर्मी ने जीत के प्रतीक के रूप में वहां के पुलिस स्टेशन के ऊपर इंडियन फ्लैग को फहरा दिया था, जहां से लाहौर का फासला केवल 14 किलोमीटर का ही रह गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमेशा डिफेंसिव अप्रोच अपनाने वाला भारत आखिर कैसे पाकिस्तान में घुसकर उसके इलाकों को अपने कब्जे में लेने लगा था। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर 1965 का ये युद्ध हुआ ही क्यों था, और आखिर इस वॉर में अपर हैंड होने के बावजूद भारत क्यों सीज फायर के लिए राजी हो गया था। Several thousand Pakistani soldiers, fully armed but clad in civilian clothes, crossed into Jammu and Kashmir. In this area, in 1965. Hello, 6-5 for all stations 3. Target uniform 1-1-5-3. Many battles were fought. 9-3 Roger out. Uniform target. Many lives were lost. अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी के लिए बंटवारे का दंश झेलना पड़ा था। मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग के कारण जहां पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो वही उस समय अंग्रेजों ने देश में मौजूद सभी प्रिंसली स्टेट्स को उनकी सुविधा के हिसाब से दोनों देश में से किसी एक को चुनने या फिर इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन दे दिया था। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट की पेशकश कर जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए उतावला था, जिसके लिए उसने पहले राजा हरि सिंह को डराया धमकाया। फिर भी बात नहीं बनी तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कबायली लड़ाकों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। हजारों की तादाद में मासूम लोग मारे जाने लगे, सड़कें खून से रंग दी गई। ऐसे में बचने का कोई मौका ना देख हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए अपनी सेना को जम्मू एंड कश्मीर तभी भेज सकता था जब वो ऑफिशियली इंडिया का पार्ट होता। इसलिए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर में घुसकर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने लगी, लेकिन तब भी कश्मीर का काफी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था। ऐसे में इसे जल्दी सुलझाने के लिए प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू द्वारा इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने से यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पारित कर दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल तय करते हुए 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर डिक्लेयर कर दिया।
जिसके बाद भारत के पास जम्मू और कश्मीर का 2/3 हिस्सा ही रह सका, जबकि बाकी बचे 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के नाम से जाना जाता है। इस कब्जे के बाद भी पाकिस्तान की ओर से रह रहकर कश्मीर में उकसावे भरे घुसपैठ किए जाते रहे। इधर 1960 तक चाइना भारत के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम कर धीरे धीरे अपनी सेना को भारतीय सीमा के पास मोबिलाइज करने लगा था, जिसके 2 साल बाद ही 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर भारतीय सीमा में घुस आई, जिससे दोनों देशों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। इंडियन आर्मी काफी बहादुरी से लड़ी, लेकिन इस वॉर में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में मिली हार के बाद भारतीय सेना ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। वॉरफेयर टैक्टिक्स और प्लानिंग बदली जा रही थी और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा न्यू और एडवांस वेपन्स को खरीदने के लिए बाहरी देशों का रुख किया जा रहा था। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सोच विचार में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के बीच साउथ एशिया के देशों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारत ने किसी भी गुट का हिस्सा ना बनते हुए न्यूट्रल रहने का फैसला किया, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट की डील सोवियत यूनियन से की। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई थी, जिसका फायदा सीधे सीधे पाकिस्तान उठाना चाहता था। उस समय तक सोवियत एशिया के कई हिस्सों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा चुका था। ऐसे में अमेरिका की नजर ऐसे देशों पर थी जहां वो अपनी पकड़ बनाकर एशिया में बढ़ते सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। ऐसे में अमेरिका को साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे फायदे का देश लगा, इसलिए दोनों देशों के बीच जल्द ही मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो गई। इस दौरान अमेरिका पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक और मिलिट्री एड देने लगा, जिससे पाकिस्तान की आर्मी के पास काफी एडवांस वेपन्स हो गए थे, जो उस समय इंडियन आर्मी के वेपन से काफी बेहतर थे। अमेरिका से सप्लाई होने वाले हथियारों में पैटर्न टैंक्स, F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। अपनी इस बढ़ती ताकत से पाकिस्तान को पंख लग गए थे और वो फिर से कश्मीर को पाने का ख्वाब देखने लगा था। उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जो 1958 में मिलिट्री कू करके सत्ता पर काबिज हुए थे। तभी से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व कर वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिस कारण सेना की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इस ज्यादती से पाकिस्तान की जनता में अयूब खान के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए वो कश्मीर पर हमला कर जनता का ध्यान भटकाना चाहते थे। सबसे पहले 1964 में पाकिस्तान में कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी बनाई गई, जिसका काम पूरी दुनिया के सामने कश्मीर की इमेज को एक पीड़ित राज्य के रूप में दिखाना था। इस कमेटी ने पूरी दुनिया में ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर वहां की जनता पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती है। पाकिस्तान ने इस अभियान में फॉरेन जर्नलिस्ट और डिप्लोमैट्स को भी शामिल किया, ताकि कश्मीर के विषय पर एक तरफा भावनात्मक कहानी गढ़कर पाकिस्तान के पक्ष में जनमत तैयार किया जा सके। इसके बाद वहां पाकिस्तानी घुसपैठियों ने लोकल लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत के उससे रिश्ते फिर से खराब होने लगे थे। दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों के बीच 27 मई 1964 को प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, जिनके बाद बेहद सादगी और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिया की ये सिचुएशन पाकिस्तान को एक मौके के रूप में दिखाई दी। अयूब खान लाल बहादुर शास्त्री को एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आंकते थे, इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के पीएम बनने के कुछ महीने बाद ही 1965 के शुरुआती महीने में गुजरात की सीमा के पास एक 18 मील लंबी सड़क बना दी, जो भारत के रण ऑफ कच्छ में कई जगह करीब 1.5 मील अंदर तक जाती थी। अपने बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान द्वारा सड़क बनाने का भारत ने जब विरोध किया, तो पाकिस्तान ने यहाँ इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ा दी। इसके बाद भारत ने यहाँ नजर रखने के लिए मार्च 1965 में सरदार चौकी बना दी, जिससे पाकिस्तान ने गुस्से से बौखलाकर 9 अप्रैल 1965 को रण ऑफ कच्छ पर अपना क्लेम करते हुए यहाँ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी रण ऑफ कच्छ में घुसकर शालीमार चौकी, सरदार चौकी और जंगल चौकी पर आक्रामक हमले करने लगी। अचानक से हुए इस हमले में भारत को शालीमार चौकी पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सरदार चौकी पर भारत के CRPF के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को जोरदार टक्कर दी
उस समय भारत पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहा था। बारिश न होने की वजह से देश में भयंकर सूखे की स्थिति थी। एक साथ आई इन समस्याओं का शास्त्री जी ने डट कर मुकाबला किया और उनके आदेश पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जारी रखा। ये युद्ध करीब 3 महीने तक चलता रहा। दोनों देशों के बीच युद्ध ना रुकता देख ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन ने मीडिएशन करके युद्ध को रुकवाने की पहल की, जिसके बाद 30 जून 1965 को दोनों देशों ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। इस दौरान रन ऑफ कच्छ की करीब 10% जमीन पाकिस्तान को दे दी गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो सका। कच्छ में मिली इस छोटी सी जीत से पाकिस्तान के हौसले बुलंदी पर थे। उसे लग रहा था 1962 के युद्ध में चीन से हारा भारत कमजोर हो चुका है और पाकिस्तान के साथ अब युद्ध की स्थिति में नहीं है। इस सीज फायर के जरिए एक और पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने का दिखावा कर रहा था, जबकि दूसरी ओर उसके द्वारा भारत पर एक और बहुत बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। ये साजिश कश्मीर को कब्जाने के लिए की जा रही थी। दरअसल अयूब खान को लगता था कि अमेरिका की तरफ से मिले एडवांस वेपन्स के कारण पाकिस्तान इस बार भारत को युद्ध में हरा देगा। 3 साल पहले 1962 में चाइना से हुई इंडिया की हार को देखते हुए उनका ये भरम और भी मजबूत हो चुका था। जहां पाकिस्तान पहले ही कश्मीर में घुसपैठियों के जरिए गड़बड़ी करने में लगा हुआ था, तो वही उसने कश्मीर को भारत से बिल्कुल अलग करने के लिए एक साथ 2 ऑपरेशन प्लान किए। पहला ऑपरेशन जिब्राल्टर था, जिसके जरिए पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों को इंडिया के खिलाफ करके कश्मीर में एंटी इंडिया रिवॉल्ट शुरू करना चाहता था, ताकि पाकिस्तान इस दौरान गुरिल्ला ग्रुप्स की मदद से कश्मीर में इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट्स को कब्जे में ले सके। वही उसका दूसरा प्लान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, जिसके जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से अखनूर को कब्जाना चाहता था, ताकि कश्मीर और भारत के बीच का कनेक्शन कट ऑफ हो जाए और फिर वो कश्मीर पर कब्जा कर ले। पाकिस्तान में इन ऑपरेशंस के लिए लगभग 30,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेन किया जाने लगा। पाकिस्तान भारत से बिना एक लंबा युद्ध किए जीत हासिल करना चाहता था, इसलिए ऑपरेशन को शुरू करने से पहले वो खुफिया जानकारी जुटाने और वहां की इंपॉर्टेंट लोकेशन की पहचान के लिए अपने हजारों सैनिकों और मिलिटेंट्स को कश्मीर में भेजने लगा। सभी को कश्मीरियों की तरह कपड़े पहनाकर भेजा गया था, ताकि वो वहां की जनता के साथ आसानी से घुल मिल सके और लोकल लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनका सपोर्ट हासिल कर सके। ये सभी पाकिस्तानी 1 महीने तक कश्मीर में जरूरी जानकारी जुटाते रहे और इसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाते रहे। जरूरी इंटेल हासिल कर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के लिए 8 से 10 हाईली ट्रेन्ड स्पेशल गुरिल्ला यूनिट्स बनाई, जिनका नाम गजनवी, बाबर और कासिम जैसे फेमस मुस्लिम शासकों के नाम पर रखा गया था। पूरी तैयारी के बाद 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान से करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने लगे, जिन्हें कश्मीर के पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामुल्ला जैसे ऊंचे इलाकों को अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर था, ताकि इंडिया को इस घुसपैठ की खबर लगने से पहले तक पाकिस्तानी आर्मी के पास पीक पॉइंट्स पर कब्जा होने का एडवांटेज हो। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो वॉर की स्ट्रेटेजी तो ठीक बनाता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। ऐसा ही तब देखने को मिला जब पाकिस्तानी सैनिक और उनके घुसपैठिए इस उम्मीद से कश्मीर में घुसे कि कश्मीरी लोग इस वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई इसकी हवा निकल गई। पाकिस्तानी घुसपैठिए पंजाबी बोलते थे, जबकि कश्मीर में उसी से मिलती जुलती डोगरी भाषा बोली जाती है। इस कारण जब भी वो लोकल लोगों से बात करते वहां के लोग उन्हें पहचान लेते। इस तरह पाकिस्तान के प्लान का पर्दाफाश होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। लोकल लोगों ने पाकिस्तान के इस घुसपैठ की खबर इंडियन आर्मी को दे दी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने अलर्ट होते हुए जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में छानबीन कर पाकिस्तानी घुसपैठियों को चुन चुन कर एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। जल्दी ही सैकड़ों पाकिस्तानी घुसपैठिए न्यूट्रलाइज कर दिए गए, साथ ही उनमें से 4 को जिंदा पकड़ लिया गया। इंडियन आर्मी ने जब इनसे सख्ती की तो चारों ने जल्दी ही पाकिस्तान के इस पूरे ऑपरेशन के कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए। ऑपरेशन जिब्राल्टर के दौरान पाकिस्तानियों की मंशा हमले के बीच एक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ कश्मीर शुरू करने की भी थी, जिसके जरिए ये झूठ फैलाना था कि कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान से बगावत कर दी है और कश्मीर भारत से अलग हो चुका है। इस दौरान खबरें रेडियो पर प्रसारित तो हुई, लेकिन पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के ऑल इंडिया रेडियो के जरिए।
जिस पर पाकिस्तान की इन करतूतों को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया गया। वहीं इंडियन आर्मी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को उनसे फ्री करती जा रही थी। इंडियन आर्मी की ये कार्रवाई अगस्त के अंतिम दिनों तक जारी रही, जिस बीच 26 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने पीओके के अंदर घुसकर हाजी पीर पास पर हमला कर दिया। पीओके का हाजी पीर पास वो इलाका था जहां से पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। भारतीय सैनिकों ने पहाड़ी और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और 3 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद 28 अगस्त को हाजी पीर पास पर अपना कंट्रोल जमा लिया। हाजी पीर पास पर भारत की जीत से पाकिस्तान के घुसपैठ के सभी रास्ते बंद हो गए थे, जिससे घुसपैठिए उल्टे पांव पाकिस्तान भागने को मजबूर हो गए। भारत से बुरी तरह से मात खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और इस ऑपरेशन के फेल होने के बाद अगले दिन ही उसने सेकंड प्लान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च कर दिया। इस बार पाकिस्तान की नजर जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर क्षेत्र पर थी। पाकिस्तान अखनूर में चिनाब नदी पर बने एक ब्रिज को तोड़कर भारत को कश्मीर के साथ जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर कब्जा जमाना चाहता था, ताकि भारत से कश्मीर का कनेक्शन ही ब्रेक हो जाए और कश्मीर तक इंडियन आर्मी अपने सैन्य सामान ही न ला पाए। पाकिस्तान अखनूर में हमला करके भारत की इसी सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना चाहता था। इसी मकसद के साथ 1 सितंबर 1965 को सुबह 3:30 बजे पाकिस्तानी आर्मी भारी संख्या में तोपों और टैंकों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर तेजी के साथ अखनूर की तरफ बढ़ने लगी। पिछले ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी भी इस बार अलर्ट थी, जिसने इस हमले का तुरंत मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। 4 इंडियन इन्फेंट्री बटालियंस अपने AMX-13 टैंक से पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने में लगी थी, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान के M47 एंड M48 पैटर्न टैंक से मुकाबला कर पाना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान के पास ये अमेरिका के एडवांस एंड स्ट्रॉन्ग पैटर्न टैंक्स थे, जबकि उनके कंपैरिजन में भारत के पास थोड़े कम इफेक्टिव AMX-13 और काफी कम मात्रा में सेंचुरियन MK7S टैंक्स थे। इस कारण यहाँ धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी अपनी पोजीशन मजबूत करती चली जा रही थी। सुबह के 9 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी ने छम को अपने कब्जे में ले लिया था। जमीनी लड़ाई में भारी पड़ रहे पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का भारत के पास एक ही असरदार ऑप्शन था, और वो था इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स की एंट्री करवाना। हमले के पहले ही दिन डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राव चव्हाण ने एयर मार्शल अर्जन सिंह और आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद एयरफोर्स को युद्ध में शामिल करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 12D हैविलैंड वेम्पायर्स और 14 डसॉल्ट मेस्टेयर फोर्स लड़ाकू विमान पठानकोट एयरबेस से छम की ओर टेक ऑफ कर गए। इसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपने F-86 सेबर्स लड़ाकू विमान मैदान में उतार दिए। यहाँ सेना को डिफेंसिव होते देख 3 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। कैबिनेट और सभी मिलिट्री चीफ से इंटेंसिव कंसल्टेशन के बाद ये तय हुआ कि इंडिया ऑल आउट मिलिट्री एक्शन लेगा और पहली बार इंडियन आर्मी LOC को क्रॉस कर लाहौर और सियालकोट को अपने कब्जे में लेगी। इसके पीछे का मकसद कश्मीर से पाकिस्तानी आर्मी का ध्यान भटकाने का था। पाकिस्तानी हिस्सों को कब्जा कर भारत इसका इस्तेमाल युद्ध के बाद बेहतर नेगोशिएशंस के लिए करना चाहता था। उसी दिन इस ऑर्डर को आर्मर्ड डिवीजन तक पहुंचाने के लिए एक डिस्पैच राइडर को भेजा गया, लेकिन उसे रास्ते में ही पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया और इसकी जानकारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस तक पहुंचा दी कि भारत लाहौर पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इस लीड पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि भारत ने जानबूझकर उनका ध्यान युद्ध से भटकाने के लिए अपने डिस्पैच राइडर को पकड़वाने का नाटक किया है। इस तरह से पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और भारत का ये प्लान फेल होते होते बच गया। इधर कश्मीर में घमासान लड़ाई जारी थी। पहले ही दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स भारी पड़ती दिख रही थी। उसने इंडियन एयरफोर्स के कई वैम्पायर्स विमानों को शॉट डाउन कर अपनी एक्टिविटीज श्रीनगर से लेकर पंजाब तक बढ़ा ली थी। वही पाकिस्तानी फोर्सेस मुनावर तैवी रिवर को पार कर पहले ही छम तक आ पहुंची थी। सिचुएशन ऐसी थी कि कश्मीर भारत के हाथ से फिसलता दिख रहा था। तभी पाकिस्तान की तरफ से एक ऐतिहासिक गलती की जाती है, जो उसे बैक फुट पर धकेलने के लिए काफी थी। पाकिस्तान ने बीच युद्ध में इस ऑपरेशन को लीड कर रहे कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को हटाकर उसकी जगह मेजर जनरल याह्या खान को नया कमांडर बना दिया।
वजह कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस जंग में जीतने पर प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान का क्रेडिट किसी और के बीच ना बट जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। उन्हें कहां पता था कि आगे चलकर ये एक बदलाव उन्हें बहुत महंगा साबित होगा। कमांडर के बदले जाने में ही एक दिन से ज्यादा का वक्त लग गया, जिससे पाकिस्तानी आर्मी कंफ्यूज हो गई और उनका अटैक कमजोर पड़ गया। इतना वक्त भारतीय सेनाओं के लिए एकजुट होकर बेटर स्ट्रैटेजी से काउंटर अटैक प्लान करने के लिए काफी था। मौके की नजाकत को समझते हुए इंडियन फोर्सेस ने अपने हमले तेज कर यहाँ के कई मोर्चों पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। इस बीच स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलोर ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपने से कई गुना बेहतर पाकिस्तानी F-86 सेबर को शॉट डाउन कर दिया, जिससे इंडियन एयरफोर्स का हौसला कई गुना बढ़ गया था। 5 सितंबर तक यहाँ घमासान लड़ाई चलती रही, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को छम में ही रोककर उसके ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को भी फेल कर दिया। धीरे धीरे भारत को लीड हासिल करते देख पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटने लगा था। अपनी सेना को मजबूत स्थिति में पाकर भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आक्रमण करने का फैसला किया। प्लानिंग के मुताबिक 6 सितंबर को भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट पर कब्जा जमाने के मकसद से पाकिस्तानी सीमा के अंदर दाखिल हो गई। पाकिस्तान इस मामले को लेकर क्लूलेस था, इसलिए इंडियन आर्मी बिना किसी खास रुकावट के तेजी से आगे बढ़ती चली गई और कुछ ही घंटों में लाहौर के काफी नजदीक पहुंच गई। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में इंडियन आर्मी की 15th इन्फेंट्री डिवीजन ईचोगिल कैनाल को पार करके पाकिस्तान के बटापुर तक घुस जाती है। 15th इन्फेंट्री डिवीजन को पीछे से एक टैंक रेजिमेंट भी सपोर्ट कर रहा था, जो शर्मन टैंक से लैस था। कुछ ही समय में भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक पहुंचकर एक गांव में अपना डेरा डाल लिया। अगले दिन की सुबह जब पाकिस्तान नींद से जागा, तब उसे पता चला कि भारतीय सेना उसके सर पर बैठी हुई है। भारतीय सेना के लाहौर में घुस आने की खबर जब अयूब खान को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद उन्हें ये यकीन दिलाने में लगे हुए थे कि भारत कभी भी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। वहीं उनकी सोच से परे इंडियन आर्मी लाहौर के नियर बाय विलेजेस को अपने कंट्रोल में करती जा रही थी, जिसका अगला टारगेट बुर्की विलेज था, जो लाहौर से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर था। लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए बुर्की के आसपास की कई बस्तियों और बंकरों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि बुर्की विलेज अभी भी उनकी पकड़ से दूर था, जिसे सेफगार्ड करने वहां पाकिस्तानी आर्मी भी यहां पहुंची थी, जो चप्पे चप्पे पर आर्टिलरी और टैंक तैनात कर भारतीय सेना के साथ दो हाथ करने लगी। वही 6 सितंबर के ही दिन से भारत की एक दूसरी सैन्य टुकड़ी 3 जाट रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेडे के नेतृत्व में डोगराई की ओर बढ़ी चली आ रही थी। डोगराई से ग्रैंड ट्रंक रोड सीधे लाहौर तक जाता था, इसलिए डोगराई को कैप्चर कर भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी को मिल रही सभी सप्लाईज को रोक देना चाहती थी। 3 जाट रेजिमेंट ने दुश्मन की कड़ी सुरक्षा को तोड़ते हुए जल्दी ही डोगराई पर अपना कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी आर्मी इस अनएक्सपेक्टेड हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन डोगराई पर इंडियन आर्मी का कब्जा होता देख पाकिस्तान ने भी मोर्चा संभालते हुए यहां हवाई हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान के जबरदस्त पलटवार से जल्दी ही भारतीय सैनिकों को डोगराई से पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उन्होंने डोगराई को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए डोगराई के ही पास संतपुरा विलेज में कब्जा जमाए रखा। यहाँ से इंडियन आर्मी का फोकस डाइवर्ट करने के लिए उसी रात पाकिस्तान ने अपने 180 ट्रूपर्स को C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट जेट्स के जरिए भारत के पठानकोट, आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इंडियन फोर्सेस पहले से ही इस हमले को नाकाम करने के लिए तैयार बैठी थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के जेट्स को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय पायलटों ने दुश्मन के कई लड़ाकू विमानों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे धीरे धीरे पाकिस्तान के हवाई हमलों की गति कमजोर पड़ने लगी। हमले की सूचना पाकर लोकल पुलिस भी सेना का साथ देने आ गई, जिसके बाद पाकिस्तानी कमांडोज का हाल ये हुआ कि 180 में से केवल 20 कमांडोज ही वापस पाकिस्तान जा सके, जबकि 22 मारे गए और 138 को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तान की इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई प्रॉपर ब्रीफिंग और एडिक्वेट प्लानिंग ना होना था।
वो हमला करने की जल्दबाजी में एक के बाद एक कई मोर्चों पर भारतीय सेनाओं से शिकस्त खा रहा था। ऐसे ही पाकिस्तान ने 7 सितंबर को नेवल वेसल्स की मदद से गुजरात के द्वारका शहर में भारी बॉम्बार्डमेंट करके ऑपरेशन द्वारका की शुरुआत कर दी। ऐसा करके पाकिस्तान नदन फ्रंट पर भारी पड़ रही इंडियन एयरफोर्स का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट करना चाहता था। साथ ही पाकिस्तान यहां इंडियन नेवी के रेडार इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन इस हमले का भी पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इंडिया इस वॉर में नेवी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी नेवी के इस हमले पर इंडियन नेवी ने जल्दी ही काबू पा लिया। हालांकि इस हमले में इंडियन नेवी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसलिए इस वॉर के बाद इंडियन गवर्नमेंट को नेवी को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई थी, जिसके लिए बाद में कई गुना बजट भी बढ़ाया गया। वहीं इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने 8 सितंबर को एक नया दांव खेलते हुए ऑपरेशन वाइंड अप की शुरुआत कर दी। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान लाहौर और सियालकोट के मोर्चे पर भारतीय सेना को रोकने के साथ साथ भारतीय सीमा में घुसकर पंजाब के अमृतसर और राजस्थान के मुनाबाव पर कब्जा जमाना चाहता था। इसी मोटिव के साथ जहां उसकी एक सैन्य टुकड़ी अमृतसर की तरफ कूच करने लगी, तो वही एक पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी राजस्थान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस कर यहां मुनाबाव में भारतीय पुलिस चौकियों पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ती चली आ रही थी। पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना की 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इस चौकी पर तैनात राजस्थान पुलिस को सपोर्ट करने आ पहुंची। भारतीय सैनिकों ने 24 घंटे तक बहादुरी से यहां मोर्चा संभाले रखा, लेकिन पाकिस्तानी सेना की भारी गोलीबारी और हमलों के चलते स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। यहां उनका पलड़ा भारी होता जा रहा था, इसलिए एक और रेजिमेंट को यहां मदद के लिए भेजा गया। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरे क्षेत्र पर हवाई हमले शुरू कर दिए और गदरा रोड रेलवे स्टेशन के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ आ रही ट्रेन पर भी हमला कर उसे वहीं रोक दिया। इससे यहां लड़ रही 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट कमजोर पड़ गई और अगले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना ने मुनाबाव को अपने कब्जे में ले लिया। वही पाकिस्तान की दूसरी सैन्य टुकड़ी 1 आर्म डिवीजन अपने पैटर्न टैंक से गोले बरसाते हुए पंजाब के खेमखरन सेक्टर में आगे बढ़ने लगी। यह हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके तेज आवाजों से थर्रा उठे। जल्दी ही ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने आगे बढ़कर यहाँ मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तानी अटैक को कमजोर करने के लिए उनके पैटर्न टैंकों को रोकना सबसे जरूरी था। इसलिए ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने इसके लिए एक शानदार प्लान तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ एयर सपोर्ट की मांग की, जिसके बाद भारतीय पायलटों ने आर्मी को बैकअप देने के साथ साथ दुश्मनों के टैंकों को रॉकेट्स के सहारे बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने खेमकरन के खेतों में पानी भरने के लिए वहां की एक नहर को खोल दिया, जिससे यहाँ की मिट्टी जल्दी ही कीचड़ में बदल गई और पाकिस्तानी टैंक उसमें फंसकर अपनी तेजी खो बैठे। इंडियन फोर्सेस ने इसका फायदा उठाते हुए दुश्मन और उसके टैंकों पर जोरदार धावा बोल दिया। इस तरह 9 सितंबर तक इंडियन फोर्सेस ने यहाँ खेमकरन गांव में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। यहाँ मेजर अब्दुल हामिद ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। वो अपनी जीप में सवार होकर पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद करने के लिए उसके कमजोर हिस्सों पर सटीक निशाना लगाते। इस शानदार टैक्टिक का ये असर हुआ कि एक दिन के भीतर उन्होंने अकेले ही 7 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी क्रम में 10 सितंबर को वो एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के गोले का शिकार होकर शहीद हो गए। आगे चलकर उनकी इस वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी इस शानदार टैक्टिक को दूसरे भारतीय सैनिकों ने भी अपनाया और 97 पाकिस्तानी टैंकों को डिस्ट्रॉय कर यहां एक बड़ी जीत हासिल कर ली। भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस लार्जेस्ट टैंक बैटल को बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से जाना जाता है, जिसने इस वॉर की दिशा को काफी हद तक भारत के पक्ष में कर दिया था। वहीं लाहौर के पास मौजूद बुर्की को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारतीय सैनिकों की कोशिश रंग ले आई थी और उन्होंने 9 सितंबर तक बुर्की मोर्चे के अधिकांश हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस जीत के बाद भारतीय सेना ने यहां से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उनके बंकरों को तहस नहस कर अपने विजय के प्रतीक के रूप में वहां तिरंगा फहरा दिया। कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर जीत से उत्साहित भारतीय सेना अपने अगले टारगेट सियालकोट की तरफ मूव कर गई।
10 सितंबर को भारतीय सेना की फर्स्ट आर्मर्ड ब्रिगेड ने ब्रिगेडियर खेमकरण सिंह और मेजर भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सियालकोट के फिलौरा पर आक्रमण कर दिया। इस मोर्चे पर भारतीय सेंचुरियन टैंक और पाकिस्तानी पैटर्न टैंक आपस में भिड़ गए। भारतीय सैनिकों को पैटर्न टैंक्स को खत्म करने का तरीका पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने यहाँ भी बैटल ऑफ असल उत्तर की टैक्टिक्स को अपनाते हुए 11 सितंबर तक 66 पाकिस्तानी टैंकों को पूरी तरह से बर्बाद कर बैटल ऑफ फिलौरा को भी जीत लिया। लेकिन इस जीत में जहां कई इंडियन सोल्जर्स की कुर्बानी शामिल थी, तो वही सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मेजर भूपेंद्र सिंह भी इसमें बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। ट्रीटमेंट के लिए जब उन्हें दिल्ली लाया गया था तो खुद लाल बहादुर शास्त्री उनसे मिलने गए थे। शास्त्री जी को देखते ही मेजर भूपेंद्र सिंह की आंखों से आंसू निकल आए। जब उनसे शास्त्री जी ने इसका कारण पूछा तो उनका जवाब था कि ये आंसू मेरे दर्द के लिए नहीं, बल्कि खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट ना कर पाने की वजह से है। मेजर भूपेंद्र सिंह को बचाया नहीं जा सका और बाद में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जारी युद्ध के बीच भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस युद्ध का आकलन कर रहा था। दरअसल यूएन सीज फायर कर इस युद्ध को रोकना चाहता था, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके लिए राजी नहीं थे। दोनों देशों को सीज फायर के लिए राजी ना होता देख यूएन सेक्रेटरी जनरल यू थांट दोनों देशों का दौरा कर युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे थे। यूएन के सीज फायर के प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए 13 सितंबर को शास्त्री जी ने कैबिनेट और सभी सेना प्रमुखों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें यह चर्चा हुई कि अगर भारत सीज फायर के लिए राजी हो जाता है तो इससे देश को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। भारत उस समय काफी अच्छी पोजीशन में था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके कई इलाकों को जीत लिया था। इसलिए कैबिनेट ने शास्त्री जी को सीज फायर न करने की सलाह दी। इस वजह से भारत ने यह युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। तब तक भारतीय सेना सियालकोट सेक्टर के चाविंडा को अपने कब्जे में लेने के लिए कूच कर चुकी थी। 14 सितंबर को भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल टारापोरे की अगुवाई में चाविंडा पर हमले शुरू किए। यहाँ कई दिनों तक घमासान लड़ाई चलती रही, लेकिन जीत हार का फैसला नहीं हो सका। दोनों ही ओर से सैकड़ों सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों टैंक धराशायी हो गए। इंडियन आर्मी चीफ JN चौधरी चाविंडा पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि ये लोकेशन लाहौर और सियालकोट को कनेक्ट करती है। यहाँ इंडिया की जीत से पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाता और उसे इंडिया की शर्तों पर नेगोशिएशन के लिए राजी होना पड़ता। भीषण युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन ने 20 सितंबर को रेजोल्यूशन 211 पास कर एक बार फिर दोनों देशों से सीज फायर करने की अपील की। उसी दिन यूएन की मांग को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री आर्मी चीफ JN चौधरी से मिले और पूछा कि अगर ये युद्ध कुछ दिन और यूं ही चलता रहा तो क्या भारत को एक शानदार जीत मिल सकती है। 13 सितंबर को अपनी जीत को लेकर श्योर JN चौधरी उस दिन कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए। यह वॉर पूरी तरह से किसी के पाले में तो नहीं था, लेकिन इसमें भारत को बढ़त जरूर हासिल थी। इस वॉर के चलते जहां पाकिस्तान के कंट्रोल में इंडिया की 550 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी थी, तो वही भारत पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले चुका था। इस बढ़त के बावजूद ऐसे बहुत से फैक्टर्स थे जो इस वॉर पर इम्पैक्ट डाल रहे थे। ये वजह इतनी बड़ी थी कि वॉर में अपर हैंड होने के बाद भी भारत ने यूएन द्वारा प्रपोज किए सीज फायर को पाकिस्तान से पहले एक्सेप्ट कर सबको हैरानी में डाल दिया। जीत की स्थिति में होने के बावजूद भारत का सीज फायर एक्सेप्ट करने के पीछे कई कारण थे। पहला मेन रीजन देश की इकोनॉमिक कंडीशन थी। 3 साल में दो युद्ध करने से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई थी और युद्ध लंबा खिंचने से ये स्थिति और भी खराब हो सकती थी। वॉर की वजह से देश के लगभग हर सेक्टर पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। ये वो समय था जब वीट की सफिशिएंट सप्लाई तक के लिए भारत अमेरिका की PL 480 स्कीम पर डिपेंडेंट था। भारत के इस तरह युद्ध में शामिल होने से अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन गेहूं के एक्सपोर्ट को रोकने की धमकी देते रहते थे। जारी युद्ध और अमेरिकी धमकियों से भारत में खाने पीने के सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। वही 1962 के युद्ध के बाद भारत का डिफेंस बजट काफी
भी बढ़ गया था। 1964 में चाइना द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भारत ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था, जिससे डिफेंस बजट बढ़कर गवर्नमेंट के कुल स्पेंडिंग का करीब 28% तक पहुंच चुका था। युद्ध लंबा खिंचने से ये स्पेंडिंग और भी बढ़ सकती थी, जिससे देश की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो सकती थी। ऐसे हालात ना बन जाए, इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर तिरुवेल्लोर थैतई कृष्णमचारी और फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम समेत कई मिनिस्टर्स द्वारा प्रधानमंत्री शास्त्री जी को सीज फायर एक्सेप्ट करने की सलाह दी गई थी। सीज फायर एक्सेप्ट करने के पीछे दूसरा कारण इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक रूप से अकेला पड़ना था। इस लड़ाई के दौरान दुनिया का कोई भी देश खुलकर भारत के सपोर्ट में नहीं आया था। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन भी उस समय न्यूट्रल बना हुआ था और भारत पर सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा था। जबकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चाइना खड़े थे। चाइना तो कई बार इस युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराकर क्रिटिसाइज कर चुका था और बीच युद्ध में बॉर्डर पर अपनी सेना को मोबिलाइज कर सीमा पर गोलीबारी कर रहा था। तीसरा रीजन ये था कि इस युद्ध में 14 सितंबर के बाद भारत को कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी। फिलौरा पर जीत हासिल करके भारतीय सेना चाविंडा को जीतने के मकसद से आगे बढ़ी थी, लेकिन यहाँ 5 दिन की घमासान लड़ाई के बावजूद भी भारतीय सेना इसे अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी। इसके अलावा सीज फायर को एक्सेप्ट करने के पीछे चौथा कारण आर्मी चीफ JN चौधरी द्वारा बताए गए गलत आंकड़े को माना जाता है। युद्ध के बीच यूएन के 20 तारीख वाले सीज फायर प्रपोजल को लेकर जब लाल बहादुर शास्त्री अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ से इसे एक्सेप्ट करने को लेकर राय मशवरा कर रहे थे, तब आर्मी चीफ JN चौधरी ने उन्हें लड़ाई खत्म करने की सलाह दी थी। उन्होंने बिना वेरीफाई किए उनसे कहा था कि भारतीय सेना के वेपन्स लगभग खत्म होने की कगार पर है, जबकि वास्तविकता में उस समय भारत ने अपने वॉर रिजर्व का केवल 14% हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। भारत द्वारा सीज फायर एक्सेप्ट करने की पहल के पीछे पांचवी वजह यह थी कि यूएन, अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर सीज फायर का प्रेशर बनाया जा रहा था। ऐसे में शास्त्री जी का मानना था कि भारत अगर आगे से सीज फायर डिक्लेयर करेगा तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा मैसेज जाएगा और ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत होगी। उनका अनुमान यह भी था कि इसके बाद भी पाकिस्तान सीज फायर करने में आनाकानी करेगा और ऐसे में पाकिस्तान द्वारा युद्ध जारी रखने पर उसके हमलों का भारतीय सैनिकों द्वारा मुंह तोड़ जवाब देना जारी रखा जाएगा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 21 सितंबर को सीज फायर एक्सेप्ट कर युद्ध पर विराम लगाने की पहल कर दी थी। जैसा कि शास्त्री जी का अनुमान था, इंडिया के सीज फायर एक्सेप्ट करने के बाद भी पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय सेना भी लड़ाई जारी रखते हुए डोगराई को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ गई, जिससे यहाँ इंडियन मिलिट्री के इतिहास की सबसे ब्लडीएस्ट बैटल की शुरुआत हो गई। ब्रिगेडियर डेसमंड हेडे ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ 21 सितंबर की रात को ही डोगराई पर जोरदार और निर्णायक हमला कर दिया। डोगराई इचोगिल कैनाल के पूर्वी किनारे पर अमृतसर लाहौर ग्रैंड ट्रंक रोड पर सिचुएटेड है, जो स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था। डोगराई को अपने कब्जे में लेने से भारत इस जंग में और भी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता। 6 सितंबर के बाद से भारतीय सेना इसे फिर से जीतने के कई प्रयास कर चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस मोर्चे पर उसके सैनिक तादाद में भारतीय सैनिकों से लगभग डबल थे। वहीं जगह जगह पाकिस्तानी टैंक्स तैनात थे। इसलिए डेसमंड हेडे ने यहां जीत हासिल करने के लिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा, जिंदा या मुर्दा अब हम सब डोगराई में ही मिलेंगे। अपने कमांडर के जोशीले अंदाज से भारतीय सेना के मनोबल में काफी बढ़ोतरी हुई और रात के करीब 12 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सैनिकों ने 2 अलग अलग दिशाओं से डोगराई को घेर लिया। पहली बार में भारतीय सैन्य टुकड़ी को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लग सकी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना यहां पहले से ही ट्रेंचेस में छुपी हुई थी और वहीं से भारतीय सेना पर लगातार हमले कर रही थी। भारतीय सेना के लिए उन्हें खाइयों से निकालना जरूरी था, इसलिए जल्दी ही 3 जाट रेजिमेंट के वीर सपूत खाइयों में घुस गए, जिसके बाद बंदूकों और गोले बारूद से लड़ी जा रही लड़ाई अब हाथों और पैरों से भी लड़ी जाने लगी। कई घंटों तक दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई चलती रही।
इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कमांडर सहित उसके 108 सिपाहियों को जिंदा पकड़ लिया। दोनों ओर से सैकड़ों जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने 308 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया, जबकि बदले में भारत के 86 सैनिकों को भी अपने देश के लिए कुर्बान होना पड़ा। इसी के चलते 22 सितंबर की सुबह 6 बजे तक भारतीय सेना ने डोगराई पर कब्जा कर वहां भारतीय तिरंगा फहरा दिया। भारत अब लाहौर को जीतने के एकदम करीब पहुंच चुका था और इसके लिए यहां अपने टैंकों को मोबिलाइज भी करना शुरू कर दिया था। भारत की इस जीत से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। पाकिस्तान पहले ही अपने काफी इलाके भारत के हाथों गवा बैठा था। उसके लिए कहीं सिचुएशन और वर्स ना हो जाए, इसलिए अयूब खान भी सीज फायर के लिए राजी हो गए। दोनों देशों के द्वारा सीज फायर एक्सेप्ट करने के अगले ही दिन 23 सितंबर को दोनों देश की सेनाएं अपने अपने देश की ओर कूच करने लगी और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाई खत्म हो गई। इस लड़ाई में भारत से मिली हार के बाद अयूब खान इतने निराश थे कि एक बार अपने कैबिनेट के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी को कभी खतरे में डालने की गलती नहीं करेगा। सीज फायर के करीब 3 महीने बाद जनवरी 1966 में पीस टॉक के लिए लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ताशकंद में मुलाकात करते हैं, जहां दोनों के बीच ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते में दोनों देशों ने युद्ध के दौरान अरेस्ट किए गए सैनिकों को लौटाने और कब्जाए क्षेत्रों को वापस करने का फैसला किया। लेकिन इस समझौते के जस्ट अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी डेथ से पूरे भारत में शोक की लहर थी और हर कोई उनकी इस अचानक से हुई मौत का कारण जानना चाहता था। बाद में उनकी मौत के पीछे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कई एक्सपर्ट समेत भारत का एक बड़ा वर्ग आज भी इसको झूठ मानता है और दशकों से उनकी डेथ के पीछे किसी साजिश का अंदेशा जताया जाता रहा है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टोरेट ऑफ ऑपरेशंस में उस वक्त सेकंड इन कमांड रहे रॉबर्ट क्राउली ने अपने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पीछे CIA का हाथ था। इसके बारे में ग्रेगरी डगलस की बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में भी डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। भले ही शास्त्री जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपने पीछे 1965 वॉर में अपने साहसिक और मजबूत इरादों की महान यादें छोड़ गए, जिनकी बदौलत भारत ने पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट तक जीत हासिल कर पाकिस्तान को भारतीय सीमा से उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था।